के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था आपात उपबंध, यानी राष्ट्रपति के द्वारा विशेष परिस्थितियों में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां। तो कार्यपालिका में अच्छी तरह से कार्यों का निर्वहन होता रहे, इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है, जिन्हें हम संसदीय समितियों के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संसदीय समितियां। हमारा आज का टॉपिक है संसदीय समितियां। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है आज का हमारा संसदीय समितियां। ठीक है, संसदीय समितियां, जिन्हें हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसमें जो पहली समिति है पार्लियामेंट्री कमेटीज में, वो है नंबर 1 प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। तो ये जो है कार्यों का निर्वहन किस तरह से किया जाए, इसके लिए प्राक्कलन समिति का निर्धारण किया जाता है, यानी रूपरेखा समिति। इसी को हम रूपरेखा समिति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्य की रूपरेखा क्या होगी, इसके लिए जो है ये कमेटी बनाई जाती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या होता है, आइए देखते हैं बिंदुवार। तो खास बात जो है वो ये है कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब सवाल बनता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों को शामिल किया जाता है केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो अगर सवाल आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है
इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है। सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं। तो ये पहला बिंदु हो गया कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है और सदस्यों की संख्या जो है 30 होती है। अगली बात वो ये कि समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि समिति के सदस्यों का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एक वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के लिए होता है, यानी केवल 1 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है मैं बता चुका हूं क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो भी उम्मीदवार होते हैं तो उनका चयन किया जाता है। लोग जो है ABCD के क्रम में अपनी पसंद के अनुसार मत देते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उन्हीं को चुना जाता है। ठीक है, अब एकल संक्रमणी पद्धति कही जाती है। अब काम क्या है इसका? यह समिति सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, कमी कैसे लाई जाए। ये समिति सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, इसके अतिरिक्त
संगठन में कुशलता कैसे लाई जाए, संगठन में कुशलता कैसे लाई जाए, ठीक है। सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, संगठन में कुशलता कैसे लाई जाए, तथा प्रशासन में सुधार कैसे किए जाएं, सुधार कैसे किए जाएं। प्रशासन में सुधार कैसे किए जाएं, इन पर अपनी रिपोर्ट देती है। तो समझ आ गई होगी बात। ये प्राक्कलन समिति के कार्य हो गए, यानी सरकारी खर्च में कटौती कैसे लाई जाए, जो संगठन है उनमें सुधार कैसे किए जाए, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन है उसमें सुधार कैसे किया जाए, इन पर अपनी रिपोर्ट देती है, अपनी सुझाव देती है। ये कार्य है प्राक्कलन समिति का। एक सवाल बनता है कि ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें सुधार करती है, तो समितियों के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनेगा। अब एक प्रश्न उठता है कि प्राक्कलन समिति कहाँ पर होती है, केंद्र में होती है या राज्य में। तो पहले ही आपने पढ़ लिया है कि इसमें लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, लिहाजा इसी से स्पष्ट हो जाता है कि प्राक्कलन समिति केंद्र में होती है, ठीक है, संदेह की बात नहीं है। अब आते हैं दूसरी समिति, लोक लेखा समिति। दूसरी है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ठीक। तो पहले आपने जो है पहले पूर्व में आपने पढ़ा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उसके कार्यों के बारे में आपने पढ़ा है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपनी जांचें प्रस्तुत करता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, उनकी लोक लेखा समिति जांच करती है, ठीक है। तो पहला बिंदु है, यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है, ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की जांच करती है कौन, लोक लेखा समिति, ठीक। और दूसरी बात ये, एक नियम बनाया गया 1967 में, 1967 में,
कि 1967 में स्थापित प्रथा के अनुसार 1967 में स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के लीडर को रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अपनी कमियां अपने को नहीं मालूम होती, किसी दूसरे को मालूम होती है। तो कबीरदास जी ने भी आज से बहुत पहले कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करें सुभाए। तो जो दूसरा होता है व्यक्ति, उसको दूसरे की कमजोरियां मालूम होती है, कहाँ क्या कमी है। इसीलिए लोक लेखा समिति में अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के लीडर को रखा जाता है। यानी विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है। क्लियर हो गया ना? बात समझ आ गई होगी कि इसका अध्यक्ष जो है बहुत माइनर पॉइंट है, मतलब लेकिन जो है पूछा जाने लायक है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। कभी सत्ता पक्ष का, कभी विपक्ष का कह नहीं सकते। तो इस तरह से ऑप्शन आपके दिए जा सकते हैं। तो हमेशा इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष का कोई सदस्य होता है, विपक्ष का कोई लीडर होता है। और ये जो है कब से शुरू किया गया? 1967 से। सवाल बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है, ये प्रथा कब से शुरू हुई? ठीक, 1965, 66, 67, 68, इस तरह से 4 आसन दिए जा सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा 1967। समझ में आ गए ना? नोट कर लीजिए इसे। तो बात हमारी चल रही है लोक लेखा समिति की। एक कार्य तो आपने पढ़ लिया कि कैग जो है द्वारा सुझाए गए प्रतिवेदनों की जांच करती है। दूसरी बात क्या है कि सरकार द्वारा व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करता है। यानी सरकार जो भी व्यय करती है, ठीक है, जो भी व्यय करती है सरकार, और जो राशियां उसने व्यय में दर्शाई हैं, मान लीजिए सड़क में इतना और पेयजल में इतना, या जो है विद्युत में, विद्युत के लिए
इतना। तो कुछ जो भी ये राशियां दर्शाती है कि इतना खर्च किया गया, उन दर्शाई गई राशियों की सत्यता की जांच करती है कि वास्तव में इतना धन व्यय किया गया है या नहीं। समझ आ गई बात? इसकी जांच करती है। अगली बात जो है, संसद द्वारा जो धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक, संसद द्वारा जो धनराशि प्रदान की गई है, लेकिन यदि उससे ज्यादा धन खर्च हो गया, जैसे आप देखते हैं कि कहीं किसी पुल को बनाने जाने की या सड़क को बनाए जाने की योजना होती है, अब बहुत सारे कारणों से वो काम लटक जाता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक जब वो काम चलता है, लटक जाता है, तो फिर उसकी लागत भी बढ़ जाती है ना। मान लीजिए कि कहीं रेलवे में ओवर ब्रिज बनना है, अब उस समय जो है उसकी लागत 45 करोड़ है, ठीक। अब अगर सिंचाई विभाग से या पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुमति न मिलने के कारण या और किसी मामले की वजह से जो है वो फाइल लटकी रही, या बीच में काम छोड़ करके ठेकेदार भाग गया, तो ऐसी दशा में अगर 2 साल वो काम लटका रहा, तो फिर पता चला कि उसकी लागत जो है 52 करोड़ हो गई, 4 करोड़ और बढ़ गया। तो यदि संसद द्वारा जो व्यय किया गया है उससे कहीं ज्यादा धनराशि खर्च की गई है, तो समिति जो है उन तथ्यों की जांच करती है, उन बिंदुओं की जांच करती है कि आखिर इतना ज़्यादा यानी बढ़ा करके अतिरिक्त धन जो है क्यों खर्च करना पड़ा। समझ आ गई बात? और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का जो आय व्यय है, राष्ट्रपति महोदय का जो आय व्यय है, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय की जो आय व्यय है, और या भ्रष्टाचार संबंधी अगर कोई बात है, या उनकी कुशलता की कार्य प्रणाली में कुशलता की कोई बात है, तो उन तथ्यों की भी ये जांच करती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आती हैं हमारी तीसरी प्रकार की समितियां, सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी, तीसरा है सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति। उपक्रम क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगी रहती हैं सरकारी विभाग की, ठीक है, जैसे भेल है, गेल है, सेल है, ठीक है, तो इस तरह से जो भी सरकारी उपक्रम है, तो इसके बिंदु देखते हैं। पहली बात ये कि इस समिति में सोलह सदस्य होते हैं। इस समिति में 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। इस समिति में 16 सदस्य होते हैं, और जिसमें 10 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य लोकसभा से एवं 5 सदस्य राज्यसभा से, 5 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक
प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, देखा आपने 10 सदस्य जो है आपके लोकसभा के, ठीक है, और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, और उनका चयन भी जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, अगली बात क्या है कि समिति का अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। ठीक, यानी जो सरकारी उपक्रम की समिति है इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। यानी ठीक है, वो केवल नॉमिनेट कर देता है, मतलब नाम सीधे नाम दे देता है। और अगले इनका काम क्या है, सदन का अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष जिन विषयों की जांच करने के लिए कहता है उनकी ये जांच करता है। ठीक है, तो कार्य क्या है कि सदन या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट का मतलब निर्देशित किए गए जिन विषयों की जांच करने के लिए कहा जाए, निर्दिष्ट विषयों का मतलब टॉपिक की जांच करता है। ठीक, यहाँ ये समिति जो है जांच करती है। अब कुछ दूसरी भी समितियां आती हैं, कुछ अन्य समितियां, चौथा बिंदु है। ठीक है, कुछ अन्य समितियां, 3 प्रमुख विषय हो गए, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति। अब आती हैं कुछ अन्य समितियां, तो इनमें जो है अन्य समितियों में है कार्य मंत्रणा समिति। ठीक, अब ये कार्य मंत्रणा समिति क्या है, ये देखिए, कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती है। तो जो लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति है
इसका अध्यक्ष जो है सदैव लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है, यानी पदेन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। और राज्यसभा राज्य सभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है, इसका अध्यक्ष जो है राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति। ठीक, राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति आप जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है, तो वह इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 व्यक्ति होते हैं या 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। ठीक। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका पदेन का मतलब जो है, इस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं होगा। पदेन अध्यक्ष होता है। बात समझ आ गई ना। लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है कार्य मंत्रणा समिति के में, लोकसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है उसका अध्यक्ष होता है। ठीक। और अगली बात ये कि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसका अध्यक्ष होता है। क्लियर हो गया ना। अब दूसरी से जो समिति है वो है नियम समिति। ये थी कार्य मंत्रणा समिति, और अगली जो समिति है नियम समिति। आइए देखते हैं कि नियम समिति क्या है। तो जो नियम समिति है, तो लोकसभा की नियम समिति में अध्यक्ष को मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं। ये भी लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। ठीक है। तो यहीं से हम बिंदु डाल देते हैं। तो ठीक है, लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा की नियम समिति में
अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा की नियम समिति में सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। ठीक है। राज्यसभा की नियम समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित यानी अब स्पष्ट हो गया कि लोकसभा की जो नियम समिति में क्या है कि उपाध्यक्ष का पद नहीं होता। खास बात है, यहाँ से सवाल बनता है, कहीं पूछा जाएगा तो भटक जाओगे। लोकसभा की नियम समिति में उपाध्यक्ष का पद नहीं होता है, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में उपाध्यक्ष का भी पद होता है। इसीलिए इसमें 16 सदस्य हो जाते हैं। लोकसभा की नियम समिति में सदस्यों की संख्या 15 और राज्यसभा की नियम समिति में सदस्यों की संख्या 16 होती है। ठीक है। तो राज्यसभा की नियम समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 16 सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है लोकसभा की नियम समिति है, तो लोकसभा का अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है, और राज्यसभा की जो नियम समिति है तो सभापति यानी राज्यसभा का जो सभापति है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आती है, ये तो कुछ अन्य समितियां हो गई। अब 5वें नंबर ये नोट कर लीजिए इसे। अब जो 5वीं समिति है हमारी, पांचवी समिति के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी है? 5वीं समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित है। 5वीं है संसदीय समितियां। पांचवी है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति के कल्याण संबंधी समिति। ठीक है। यानी एससी एंड एसटी के वेलफेयर के लिए जो है ये समिति होती है। तो इसमें जो है 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं।
ठीक है। कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से एवं 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। अब ये SC और ST के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगली जो समिति आती है 6वीं समिति, वो है ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति। ठीक है। तो ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं। इसमें 9 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसमें 9 सदस्य होते हैं और लोग जिसमें 6 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी चुनाव नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, सीधे नाम दे दिए जाते हैं। 6 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि राज्यसभा का जो सभापति है यानी उपराष्ट्रपति, जबकि राज्यसभा क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता नहीं है। ठीक है। जबकि राज्यसभा सभापति द्वारा सभापति द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा 3 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक। तो समझ में आ गई होगी बात। कुल मिला के 9 सदस्य होते हैं। 6 जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, और 3 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और खास बात ये कि इस समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। अब यहाँ से सवाल बनता है कि ग्रंथालय समिति का गठन किया जाता है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष, इस तरह से। ठीक है। प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ये संसदीय समितियां समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।